Hello everyone, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। और मेरा नाम है सचिन पाटिल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वेडनेसडे न्यूज़पेपर 13 अक्टूबर 2021 के न्यूज़पेपर को। क्या है आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट, वो हम देख लेते हैं एक एक करके। क्लियर। यहाँ पे बात की जा रही है कि एक्सपर्ट्स पैनल ने क्लियर कर दिया है कि कोवैक्सीन फॉर द इमरजेंसी यूज इन 2 to 18 एज ग्रुप, यानी माइनर एज ग्रुप के लिए यहाँ पे वैक्सीन को इन्होंने अप्रूवल दे दिया है और इसके जो ट्रायल थे वो सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे हो गए हैं। इसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है। क्लियर। तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं क्या है। तो कोवैक्सीन आप सभी को पता ही है कि भारत के अंदर ऐसी कितनी वैक्सीन है। तो अभी हाल फिलहाल में ऐसी दो वैक्सीन जिनको बनाया गया, एक कोवैक्सीन के बारे में बात की जा रही है ना, और दूसरा है कोविशील्ड के बारे में। ये सभी के ने सुन रखा है इसके बारे में, कोविशील्ड। एंड थर्ड नंबर की जो वैक्सीन आई है उसका नाम है स्पुतनिक, है ना। आप लोगों को मैंने बताया भी था कि स्पुतनिक जो वी है, अब वो स्पुतनिक लाइट के नाम से भारत के अंदर बनाई जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और उसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसके एक्सपोर्ट को परमिशन दे दी है कि स्पुतनिक लाइट जो वैक्सीन है इसको अप्रूवल दे दिया गया है। वहीं पर ये बात की जा रही है भारत बायोटेक के द्वारा ये जितने भी ट्रायल थे, मतलब माइनर एज के जो लोग हैं उनके लिए, खास करके बच्चों के लिए, क्योंकि ये अभी तक एडल्ट के लिए ही वैक्सीन बनाई गई थी। उसके अलावा भारत के अंदर माइनर जो बच्चे हैं उनको उनके लिए ये इस तरीके की वैक्सीन को लेकर के ट्रायल चल रहा था और ये सक्सेसफुली तरीके से ये हो भी गई है, जिसको लेकर के यहाँ पे इन्होंने सबमिट किया है, सबमिटेड द रिकमेंडेशंस ऑफ द डीसीजीआई। यहाँ पे डीसीजीआई क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। क्लियर। और ये जो भारत बायोटेक है किसके साथ मिल करके ये वैक्सीन को बना रहा है यहाँ पे, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। क्लियर। तो कोवैक्सीन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अगला आर्टिकल यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो गिरा है टू 4.35%, इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ अप, है ना। तो यहाँ पे उन सारी चीज को लेकर के बात की जा रही है कि कौन सा ऐसा एरियाज है जहां पे हमें इन्फ्लेशन कम होते हुए देखा है। तो यहाँ पे फूड प्रोडक्ट को लेकर के बात की जा रही है कि फूड प्रोडक्ट जो है उनको उन यहाँ पे उन उसमें डाउनफॉल देखने को मिला है। लेकिन यदि हम पेट्रोल डीजल के रेट्स की बात करें तो वहां पर ये परसेंटेज या ये इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला है। ठीक है। इसके बाद में बात की जा रही है इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ एक्सेलरेटेड की बात की जा रही है। 11.9% इन अगस्त मंथ ड्रिवन देखने को हमें मिला है। क्लियर। तो ये यहाँ पे ऐसी बात कर रहा है इस आर्टिकल के अंदर। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के बारे में हम समझेंगे। अगले पेज पर हम चलते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट आज के न्यूज़पेपर में। तो मालाबार एक्सरसाइज जो है इसका सेकंड फेज जो है वो होने जा रहा है, स्टार्ट हो गया है ना। और इसके बारे में बात की जा रही है। देख सकते हैं जो हमारे नेवल चीफ हैं, एडमिरल हैं और यूएस के एडमिरल हैं, ये पिक्चर में आप लोगों को दिख रहे हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है मालाबार एक्सरसाइज को द एक्सपैंड यूएस एडमिरल। ठीक है। इसको हम एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर क्वाड ग्रुप के साथ में मिलकर के ये मालाबार एक्सरसाइज की जा रही है। और इसका फेज 2 जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बे ऑफ बंगाल। ट्यूसडे के दिन इसे स्टार्ट कर दिया गया है। क्वाड के बारे में हमने काफी बार पढ़ रखा है, क्या है क्वाड, कब इनिशिएटिव आया था, कितनी कंट्रीज हैं, किस पर्पज से इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम लोगों को मालूम है भाई। यहाँ पे मालाबार के फेज 2 की बात की जा रही है। वेल द फेज 1 ऑफ द मालाबार वाज द हेल्ड अगस्त मंथ में, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, यूएस नेवी के द्वारा किया गया था इसको। क्लियर। अब इसका फेज 2 हमें देखने को मिल रहा है जो कि 25th नंबर की मालाबार एक्सरसाइज है, जो बे ऑफ बंगाल के अंदर हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी ये मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है या नेवल एक्सरसाइज है जिसमें 4 कंट्रीज आकर के
पार्टिसिपेट करती हैं। क्लियर। शुरुआत मालाबार की हुई थी इंडिया और यूएस के साथ में, लेकिन राइट नाउ आज की डेट में इसमें 4 कंट्रीज आकर के हिस्सा लेती हैं। क्लियर। आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ये बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज या मैरीटाइम एक्सरसाइज को किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। मोदी टू लॉन्च मास्टर प्लान फॉर द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की यहां पे बात की जा रही है, और इस मैटर को, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आज आप लोगों को पढ़ना है। कल, वैसे कल के न्यूज़पेपर में इसकी पूरी डिटेल आएगी, जिसको कहा गया है प्रधानमंत्री गति जो शक्ति मिशन है, इसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। आज पीएम जो है भारत के, वो इसे लॉन्च करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च अ नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी कॉल्ड प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये क्या है मिशन, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर। इसकी लेकिन बाकी की डिटेल आपको कहां पे मिलेगी देखने को, कल के अखबार के अंदर देखने को मिलेगी कि ये मल्टी मॉडल रोल है क्या एक्चुअल में। यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, वैसे तो आर्टिकल में किस चीज को बात की गई है लेकर के, सब्सिडी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। गवर्नमेंट नॉट फॉर द फर्टिलाइजर सब्सिडी, जिसमें कहा गया है कि डीएपी पर सब्सिडी बढ़ा दी गई है, यूरिया पे भी सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है। अब इससे किसानों को फायदा होगा। यहाँ पे डीएपी क्या कहता है, डाई अमोनियम जो फास्फेट है, इसको हम डीएपी कहते हैं, यूरिया, इन दोनों चीजों पर सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड की गई है या बढ़ा दी गई है, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा, इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ेगा। यहाँ पे इन चीजों को लेकर के कहा गया है। वहीं पे दूसरे पैराग्राफ में ये मेंशन किया गया है, द कैबिनेट आल्सो अप्रूव्ड द 2.77 लाख करोड़ अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ की बात की जा रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है। अमृत मिशन 2.0 को लेकर के यहाँ पे कहा जा रहा है। उसी तरीके से 1.141 लाख करोड़ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत यहाँ पे ये पैसे को इन्होंने अप्रूव्ड कर दिया है। ध्यान रखना है आपको ये सारी चीजें। मोदी ने ये भी कहा है कि अक्टूबर 1st also gave the green signal of the proposal the affiliate 100 government and private schools with the सैनिक स्कूल सोसाइटीज यहाँ पे बनाई जाएंगी। डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत ये एक्शन लिया गया है, जिसमें एडमिट 5000 एडमिट्स किए जाएंगे, 6 से आगे 14 तक के जो हैं, 12 तक के जो बच्चे हैं, इनको यहाँ पे नेक्स्ट उसमें एकेडमिक वाले पार्ट में हमें उन्हें एडमिट करना है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे मिशन आपको याद रखना है, 2.0 के लिए, अमृत के लिए कितना अप्रूवल मिला है, और उसके बाद में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत कितना अप्रूवल यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा इस आर्टिकल में कुछ खास नहीं है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। और क्या कहता है हमारा न्यूज़पेपर में वर्ल्ड सेक्शन में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो देख सकते हैं। जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं, जो कुछ लीडर दिख रहे हैं आपको पिक्चर के अंदर, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन्होंने फेस टू फेस बात की है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के साथ एंड यूएस के साथ में मिल करके इन्होंने वर्चुअली तरीके से यहाँ पे बात की है। टीम इन कतर, और ये सारी जो बैठक है ये कहां से ऑर्गेनाइज की गई है, तो ये कतर से ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें ये भी डिसीजन निकल करके आया है कि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके के हालात देखने को मिले हैं, विमेन्स चाइल्ड एजुकेशन, इन सारी चीजों को लेकर के ब्रुसेल्स ने ये अनाउंस किया है कि 1 बिलियन यूरो जो है ये इन्हें असिस्ट किया जाएगा, इनको दिया जाएगा वहां पर सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए। ये मामले निकल करके यहाँ पर आए हैं। क्लियर। ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगी आराम से। यूएस ईयू द डेलीगेशन जो है, इन्होंने कतर में बात की है तालिबान के स्पोक्स पर्सन के द्वारा, और ये ब्रुसेल से ऑर्गेनाइज की गई थी वर्चुअली तरीके से, और यहाँ पे 1.2 बिलियन जो डॉलर है इसको रिलीज किया गया है फॉर द एड इन अफगानिस्तान। क्लियर। इसके अलावा आगे के न्यूज़पेपर में और क्या हमें देखने को मिलता है वो हम देख लेते हैं। क्लियर।
यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना ने लॉन्च किया है बायोडायवर्सिटी फंड, और चाइना ने अपने कार्बन एमिशन के बारे में भी यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में बताया है कि चाइना जो है इसने $233 मिलियन जो है शी जिनपिंग ने यहाँ पे रखा है डाइवर्सिटीज के फंड को, यहाँ पे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रीज टू कंट्रीब्यूट टू इट, यहाँ पे बात की गई है। और इतना फंड अभी के हाल फिलहाल में इन्होंने रेस किया है और इसमें कुछ टारगेट रखे गए हैं। द समिट जो है एस्टैब्लिश करेगी अकॉर्ड द सेटिंग आउट ऑफ द टारगेट 2030 एंड 2050 तक की यहाँ पे बात की जा रही है ना, कि यहाँ पे जो बायोडायवर्सिटीज को हुए लॉस है उसको रोका जाएगा एंड उसे रिवर्स किया जाएगा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा गया है, रिपोर्ट में देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बीजिंग जो है जो वर्ल्ड बिगेस्ट पॉल्यूटर कंट्री है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि दुनिया की टॉप 3 जो पॉल्यूटेड कंट्रीज हैं जहां पे कार्बन एमिशन हमें ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके के ये डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं वहां पर हमें कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और उसमें कहीं ना कहीं चाइना है, यूएसए सेकंड पोजीशन पे एंड थर्ड पोजीशन पे इंडिया हमें देखने को मिलता है। तो सब अपने अपने टारगेट को प्लान कर रहे हैं, है ना। बायोडाइवर्सिटीज, क्लाइमेट चेंज, ये जितने भी इनके लॉस पहुंचाने वाले जितने भी प्रोग्राम हैं, इनके लिए ये एजेंडा लेकर के आ रहे हैं। 30 by 30 एजेंडा यहाँ पे बात कही गई है ना। और ग्लोबल स्पेंडिंग को लेकर के भी कहा गया है कि भाई कि आगे चल करके इसके ग्लोबल जो एस्टिमेट है इनको भी बढ़ाया जाएगा। 2030 तक $350 बिलियन की बात की गई है एंड 2050 तक $536 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ताकि हम कार्बन एमिशन को रोक सकें और एनवायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पे ये यूएन कहता है, भाई टारगेट है, इनको डिसाइड किए जाएंगे। आप आए दिन गए रोज आप न्यूज़पेपर में एक वर्ड आप देखते हैं जिसमें बात होती है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज पे ज्यादा फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ ही सप्ताह बचे हैं इस समिट को ऑर्गेनाइज होने में। 12 नवंबर तक ये समिट चलेगी, कहां चलेगी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। काफी बार चर्चा कर चुके हैं भाई, क्लाइमेट चेंज समिट 2021 विल बी ऑर्गेनाइज इन डैश कंट्री और पार्टनर कंट्री, ये कई बार हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? क्या है इसके उल्टे असर हमें क्यों देखने को मिलेंगे यदि हम बायोडाइवर्सिटीज के होने वाले लॉस को नहीं रोकेंगे, है ना। वार्मिंग बढ़ेगी तो उससे क्या असर होगा, तो आप नीचे वाले आर्टिकल में देख सकते हैं इसका असर। सीज विल द राइज फॉर द सेंचुरीज टू कम, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं जिससे ये इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। और उसमें भी ये कहा गया है कि भाई कि 9 ऑफ द 10 मेगा सिटीज की यहाँ पे बात की जा रही है। द हाईएस्ट रिस्क एरिया इन द एशिया वॉर्न रिसर्चर्स, यहाँ पे कहा जा रहा है यदि इन सारी चीजों को नहीं रोका गया, फॉरेस्टेशन नहीं किया गया, एफॉरेस्टेशन नहीं किया गया, है ना, और इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन होता रहा, डिग्रेडेशन होता रहा क्लाइमेट के अंदर, जिससे ग्लेशियर्स जितने हैं वो मेल्ट होते जाएंगे, और मेल्ट वाली कंडीशंस यदि इसी तरीके से चलती रही तो जितने भी कोस्टल एरियाज वाले जो एरिया हैं, सिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं अंडर वाटर हमें देखने को मिलेगी। यही चीज रिसर्चर ने मुंबई के बारे में भी कहा है कि मुंबई भी आपको कुछ इस तरीके से देखने को या डूबता हुआ हमें देखने को मिलेगा। वहीं पे यदि आप लोगों ने देखा है कि भाई कि किस तरीके का क्लाइमेट पर असर देखने को मिल रहा है, कि ग्राउंड वाटर की वजह से भी वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट थी कि भाई कि 216 मिलियन जो लोग हैं वो किस तरीके से माइग्रेट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट का ही असर है कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हमें कम होते हुए दिख रहे हैं। वाटर हाउस कूपर की रिपोर्ट में मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से ये बयां करती है कि आने वाले 2050 तक फ्रेश वाटर अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट में हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। तो बहुत चिंता का विषय है, यहाँ पे इन चीजों को लेकर के बातें की जा रही हैं। हर कंट्री अपने अपने लेवल पे बहुत काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को लेकर के काम कर रही है, कम एमिशन को करने की बात कर रही है, टारगेट सेट कर रही है।
कि नेट जीरो कार्बन एमिशन को लेकर के चाइना भी ये कहता है कि 2050 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे। तो इंडिया का भी यही प्रोस्पेक्टिव है, हर कंट्री यही कहती है यहाँ पर। अब आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है, वो क्या है आपको बताना है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में फर्स्ट कंट्री कौन सी है। क्लियर, मेरा क्वेश्चन अच्छे से सुन लीजिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में फर्स्ट कंट्री कौन सी आती है, और वहीं पर एक और चीज मेंशन करना है, वहां पर इंडिया की रैंक क्या है। क्लियर, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका नाम है आईएमएफ, और आईएमएफ ने इंडिया के ग्रोथ रेट को इन्होंने रिटेन रखा है 9.5% जो है। इन्होंने बताया है कि भाई कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है 2022 के लास्ट में 2021-22 ये आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर, इसके अलावा यहाँ पे जीडीपी रेशो की बात की जा रही है। जीडीपी के बारे में हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं भाई इससे पहले, है ना। आईएमएफ के बारे में समझ लेंगे, आईएमएफ क्या है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में 3 इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था, एक तो था यूनाइटेड नेशन, एक था वर्ल्ड बैंक और तीसरा था आईएमएफ। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे स्लाइड में। क्लियर, इसके बाद हम आते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ जो कि है एडिटोरियल पेज, और एडिटोरियल पेज में क्या है इंपॉर्टेंट वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे राइटर लिख रहा है पैंडोरा पेपर्स के बारे में, और यहाँ पे कुछ इन्होंने चीजें बताई हैं कि किस तरीके के यहाँ पे लीक हमें देखने को मिला है। क्या इससे पहले भी ये लीक हमें देखने को मिले हैं, ये डॉक्यूमेंट या पेपर्स लीक होने की न्यूज आई है, तो इसके बारे में भी बताया गया है। इस बार के उसमें डेटा में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व की गई, कितने नाम है, कितना ये बड़ा डॉक्यूमेंट है, और इंडिया की तरफ से कितने लोगों के नाम इसमें शुमार हैं, और इसको लेकर के इंडिया क्या कर रही है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे ऑथर ने बताई है। कुछ डेटा यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो क्या किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे राइटर के द्वारा लिखा गया है कि भाई कि जो 3 अक्टूबर को जो पब्लिश की गई रिपोर्ट है किसके द्वारा, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है किसकी, ICIJ के द्वारा एक ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। अमेरिका की ये जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसके बारे में यहाँ पे कहा गया है, क्या नाम है, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIG के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। 12 मिलियन डॉक्यूमेंट्स के साथ में ये पेपर को लीक किया गया है, और ये ICIJ अकेला तो ये काम कर नहीं सकता, तो इसको लेकर के लगभग देश की 117 देशों की, यहां पे देखिए मेंशन भी किया गया है, मैं अंडरलाइन करके बता देता हूं आपको, 117 नेशंस की 150 मीडियाज को यहां पे शामिल किया गया, जिसके 600 जर्नलिस्ट को यहां पे शामिल किया गया। आप लोगों को आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना है कि भारत का वह कौन सा न्यूज़पेपर एजेंसी था जिसको इसमें शामिल किया गया था, और इसने भी ये रिपोर्ट भारत की तरफ से बताया कि भाई कि ऐसे ऐसे नाम यहाँ पे शामिल है। मैं बात कर रहा हूं कौन से न्यूज़पेपर एजेंसी की, इंडियन न्यूज़पेपर एजेंसी की मैं आपसे जानकारी ले रहा हूं, तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर, क्या क्या चीजें निकल करके आई हैं, तो वो चीजें आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे नाम है इसके अंदर शामिल। डेटा ट्रोव द कवर्स मोर देन 330 पॉलिटिशियन, इसमें वो पॉलिटिशियन भी हैं जो भी हाल फिलहाल में पार्टी में शामिल हैं, और जो ऐसे भी लोग हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन उनके भी नाम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। क्लियर, इसके अलावा यहाँ पे ऑथर ने ये भी चीजें मेंशन की गई है कि भाई क्या इससे पहले ये पेपर के मामले हमारे सामने आए हैं, तो 2017 का मामला यहाँ पे कहा जा रहा है। इससे पहले पैराडाइज पेपर लीक हुआ था, जिसमें भी काफी सारे नाम हमें देखने को मिले थे। इससे पहले 2016 में भी एक पेपर लीक हमें देखने को मिला था, जो कि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था, जिसको हम कहते हैं पनामा पेपर लीक, जिसमें भी काफी सारे हमारे पॉलिटिशियन एंड इंडियन एक्टर एक्ट्रेस के भी नाम उसके अंदर हमें देखने को यहाँ पे मिले थे। क्लियर, यहाँ पे आगे चलें तो ऑथर ने क्या चीजें और भी बताई हैं कि पनामा पेपर और पैराडाइज पेपर और ये जितने भी चीज जो लीक हुए हैं, उसमें
सबसे बड़ा जो डेटा है निकल करके वो आया है 11.9 मिलियन का ये डेटा है जिसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। इसमें लगभग कुछ टैक्स हेवन कंट्रीज के नाम आए हैं, लगभग 14 ऑफशोर कंपनीज की बात की गई है, जिसमें 29,000 बेनिफिशियर्स के एस्टिमेट की यहाँ पे बात की गई है, जो कि 2.94 टेराबाइट्स का ये डेटा है, यानी टीबी का डेटा है ये मिलाकर के, जिसमें 330 पॉलिटिशियंस हैं और 90 कंट्रीज की जो बात करें उसमें 35 करंट और फॉर्मर लीडर हैं, जिसमें से यदि हम इंडिया की बात करें तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जैकी श्रॉफ, इनका नाम यहाँ पे लिया गया है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप लोगों को, इवन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भी नाम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, ऐसे काफी बड़े बड़े नाम इस लीग के अंदर हमें देखने को मिले हैं। अब ये ऑफशोर कंपनीज क्या होती हैं, फर्म्स क्या होती हैं, तो देखिए क्या होता है, जो लोग जिनके पास में पैसा है और वो गवर्नमेंट से इस चीज को बचाते हैं, जिसकी हम बात करें, जिसको हम टैक्स कहते हैं भाई, है ना, टैक्स से बचाने के लिए ही ये सारी चीजों को यहाँ पे कहा जाता है कि भाई कि टैक्स जो है इसको बचाया जाता है सरकार की नजर से, जिसको हम ब्लैक मनी भी कहते हैं भाई, ब्लैक मनी। क्लियर? अब इसको बचाया जाता है सरकार की नजरों से, तो अब इसको क्या करा दिया जाता है, उन टैक्स हेवन्स कंट्रीज में जहां पे बहुत न के बराबर टैक्स लगता है, वहां पर ये फर्जी कंपनियां बना करके, मतलब XYZ कंपनीज का फर्जी तरीके की, जिनका किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट पर या किसी भी कागज पर किसी भी तरीके का कोई भी क्या बोल सकते हैं प्रेजेंट शो नहीं होता है, ऐसी फर्जी कंपनियों के अंदर इस इलीगल पैसे को, जिसको भारत के अंदर टैक्स से बचा करके उन फर्जी कंपनीज में इन्वेस्ट करा दिया जाता है, और ये बारे में सरकार को पता नहीं चलता है ना। एक तरीके का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शो कर दिया जाता है कि भाई कि हमने इस फलानी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसको ये बताया जाता है कि भाई ये वो पैसा होता है जिसको सरकार से टैक्स से बचाया गया है। क्योंकि आप सभी को पता है, अब तो ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स को लेकर के बात की जा रही है ना, कि ग्लोबल कॉरपोरेशन जो टैक्स है ये अब 15% लगेगा भाई, जो कि पहले भारत के अंदर 30% टैक्स लगता था। अब एक ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स क्या है वो भी समझ लीजिए भाई। ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स में यहाँ पे बात की गई है कि अभी रिसेंटली जो G20 कंट्रीज हैं, इनने मिलकर के ये डिसाइड किया कि भाई जो देश हैं वो अब ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स लगाएंगे, जो कि एक कॉमन टैक्स होगा और वो होगा 15%। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 140 कंट्रीज ने मिलकर के ये इस अलायंस को इस एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसमें ये कहा गया है कि ग्लोबल कॉरपोरेट जो टैक्स होगा वो 15% होगा। मतलब अब इनसे उन कंट्रीज को लॉस होगा जो टैक्स हेवन्स कंट्रीज होती हैं। टैक्स हेवन कंट्रीज किन्हें कहते हैं भाई, वो देश जो अपने कंट्रीज में कॉरपोरेट टैक्स या तो बहुत कम लगाते हैं, तो कंपनीज क्या करती हैं कि उन देशों की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो जाती है जहां पे कॉरपोरेशन टैक्स बहुत न के बराबर लगता है। तो इससे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रुक जाता है। अब हमारे देश में 30% कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, अब वहीं पे यदि हम बात करें आयरलैंड के अंदर टैक्स 5% लिया जाता है या 10% लिया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कि वो पर्सन या वो इन्वेस्टर टैक्स हेवन कंट्रीज यानी आयरलैंड के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसे वहां पे 10% क्या लगना है, कॉर्पोरेशन टैक्स लगना है। लेकिन अब ये बात की गई है ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स के तहत कि भाई कि सबको एक मिनिमम टैक्स रखना होगा और वो होगा 15%। यानी अब यदि टैक्स हेवन कंट्रीज यदि चाहेगी भी कि हम तो 5% या 10% ही हमारे देश में टैक्स रखेंगे, तो मान लीजिए यदि कोई इन्वेस्टर इंडिया की तरफ से आयरलैंड के अंदर इन्वेस्ट करने गया है और उसने वहां पे 10% टैक्स दिया है, तो ग्लोबल टैक्स तो क्या कहता है कि कितना लगेगा भाई, कॉर्पोरेशन टैक्स 15%। 10% यदि लगा है कॉर्पोरेट टैक्स आयरलैंड के अंदर, तो बाकी का 5% इंडिया उसके देश में उस कंपनी से वसूल लेगा। तो हो गया यहाँ पे मिला करके टोटल 15% टैक्स। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे तरीके से
समझ में आ गया होगा। तो यही है वो पैंडोरा पेपर लीक, जिसमें इलीगल अमाउंट या इलीगल मनी, जिसको हम ब्लैक मनी कहते हैं, उसको बचा करके इन टैक्स हेवन कंट्रीज में फर्जी कंपनी या शेल कंपनीज बना करके उसमें इन्वेस्ट करा देना, यानी अपने पैसे को दूसरे देश में क्रॉस करा देना, बॉर्डर को क्रॉस करा देना, ताकि उनका पैसा वहां पर सेफली तरीके से रहे। क्लियर? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आईएस वर्सेस तालिबान को लेकर के। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा खास पढ़ने के लिए नहीं है। जिस तरीके का यहाँ पे लास्ट वीक हमें एक बॉम्ब ब्लास्ट हमें देखने को मिला, जिसमें कहा गया है कि सुसाइड अटैक ऑन द मॉस्क इन द खुंदुज लास्ट वीक, और जिसमें 50 लोगों के मारे जाने की यहाँ पे खबर आई है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आईएस ने ली है। देखिए भाई, तालिबान खुद अपने आप में एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं उससे भी बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है जो अपनी प्रेजेंस को वहां पे शो करता है, जिसको हम बोलते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन, यानी आईएसके। और इसने अफगानिस्तान के अंदर इस तरीके के आम जो टेररिस्ट अटैक हुआ या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने ली है। तो मतलब देखिए कि एक टेररिस्ट ग्रुप जो ऑलरेडी वहां पे अफगानिस्तान के अंदर कब्जा करता है 15 अगस्त 2021 को, और वहीं पे कहीं ना कहीं आईएस भी अपनी प्रेजेंस शो करता है कि भाई हमें भी अपना इन्वॉल्वमेंट यहाँ इसके अंदर चाहिए। तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते हैं। तो इस चीज को लेकर के इस पेज में ये सारी चीज को कवर किया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है देखने को। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे चल करके अगले एडिटोरियल पार्ट में, जिसका नाम है द सैंक्शंस क्लाउड ओवर द इंडिया यूएस टाइज। मतलब यहाँ पे काटसा जो एक्ट है इसके बारे में कहा जा रहा है। यदि यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, द चीफ ऑफ एयर स्टाफ जिसकी बात करें, विवेक राम चौधरी जी ने कहा कि बहुत जल्द हमें डिलीवर होने वाली है S-400 मिसाइल। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसी कुछ 5 यूनिट हैं जो हमें मिलने वाली हैं S-400 की। अब जल्दी से आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना है कि S-400 की राडार रेंज कितनी है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पेपर में समझाया था, है ना। S-400 की अटैकिंग रेंज तो 400 किलोमीटर है, लेकिन आपको उसकी राडार रेंज बतानी है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भाई, यहाँ पे ये चीजें कही जा रही हैं कि जिन देशों के रिलेशन यूएस के साथ में नहीं है अच्छे तरीके से, जैसे कि आप सभी को पता है पहला देश ईरान, अभी आप लोगों ने देखा है कि 2018 में किस तरीके से इसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। क्लियर? यहां पे बताया गया है कि भाई ईरान जो न्यूक्लियर डील थी उससे यूएस ने किस तरीके से विड्रॉ किया है। अलावा इसके नॉर्थ कोरिया भी यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर आता है। रशिया तो है ही है। 2014 का आप लोगों को क्रीमिया वाला पार्ट पता है कि किस तरीके से क्रीमिया पर इसने अनेक्स किया और किस तरीके से कब्जा किया। उसके बाद से यूएस इन तीनों देशों के ऊपर इकोनॉमिकली सैंक्शंस लगाता है। तो मान लीजिए कि अब ये भी कहा गया है 2017 के इस काटसा एक्ट के तहत कि जो भी देश इन तीनों देशों के साथ में यदि किसी भी तरीके की डिफेंस डील करता है तो उनके ऊपर क्या लग जाएगा भाई, काटसा एक्ट लगा दिया जाएगा। अब काटसा एक्ट यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे ये बोलता है, इसका पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सीज थ्रू द सैंक्शन एक्ट काटसा। और इसे कब लाया गया था, तो इसे 2017 में वहां के सीनेट में पास कर लिया गया था। और इसमें यही कहा गया कि इन तीन देशों के साथ में यदि कोई भी देश डिफेंस डील साइन करता है, बड़ी कोई डिफेंस डील साइन करता है, तो उस देश के ऊपर काफी सारे इकोनॉमिकली सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। और उसमें पहला जो है वो यूएस इस तरीके का सैंक्शंस लगाएगा, और यूएस के साथ साथ में अदर कंट्रीज जो यूएस को सपोर्ट करती हैं, खास करके बात करें यूरोप कॉन्टिनेंट यानी यूरोपियन यूनियन वाले नेशंस के साथ में भी काफी सारे सैंक्शंस उनके ऊपर लगा दिए जाएंगे। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि S-400 के साथ में लेकर के डील
चाइना की भी हुई है, तो चाइना, टर्की जैसे देशों के ऊपर भी यूएस के काफी सारे इकोनॉमिकली सैंक्शंस यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री टू प्रोविजनली अटैक द प्रोसर्ड, यहाँ पे बात करता है S-400 को लेकर के। रशिया के साथ में इनकी डील हुई थी 2015 में, जिसकी डिलीवरी 2018 के अंदर की गई, और उसके बाद से काफी सारे इकोनॉमिकली सैंक्शंस हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और अब इसी चीज को लेकर के ये भी कहा गया है कि भाई कि इंडिया की भी इसी तरीके की डील है, लगभग 5.43 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए का S-400 मिसाइल को लेकर के इंडिया के डील हुई है रशिया के साथ। और ये हमें 2018 में इस डील को किया गया था, और अब हमें इसकी यूनिट डिलीवर होने वाली है, और 5 ऐसी यूनिट है जो हमें S-400 की मिलेगी। तो यहाँ पे जो वेंडी शर्मन जो आई थी, उन्होंने कहा था, यानी डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएस, उन्होंने यहाँ पे यही कहा था कि भाई कि इस डील को आप कैंसिल कर दीजिए रशिया के साथ में, और नहीं करते हैं तो फिर आप काटसा एक्ट के अंडर में आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे काटसा एक्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। क्लियर। अब यहाँ पे बात की जा रही है बूस्ट टूरिज्म थ्रू द डिसरप्शन की बात की जा रही है। भाई कोविड की वजह से जिस तरीके के हालात देश के अंदर रहे, क्योंकि ये इंडिया के साथ ही नहीं, इंडिया के अलावा बहुत सारे देशों के साथ में टूरिज्म को लेकर के यहाँ पे रहा है कि भाई कि टूरिज्म जो है लॉस में रहा है ना। जैसे कि एग्जांपल श्रीलंका का आप देख सकते हैं, क्योंकि इनकी पूरी इकोनॉमी ही किस पे डिपेंड होती है, श्रीलंका की टूरिज्म पे पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है। क्लियर। तो इसके अलावा हम बात करें भारत, क्यों भारत में भी बहुत बड़ा टूरिज्म जो एक्सपेंडिचर होता है, इवन हमारी इनकम भी टूरिज्म से बहुत बड़े लेवल पे जनरेट होती है। तो यहाँ पे इंडेक्स की बात की गई है कि टूरिज्म को लेकर के इंडिया ने किस तरीके से ग्रो किया है। टूरिज्म इंडेक्स के अंदर यहाँ पे बात की गई है, इंडिया इंप्रूव इट्स द कॉम्पिटिटिवनेस इट ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, जिसमें 2013 से 2019 तक का डेटा दिया गया है। 2013 में हम 65 रैंक पर आते थे, 2017 में 40th रैंक पर, एंड 2019 की ये रिपोर्ट में ट्रेवल्स एंड टूरिज्म इंडेक्स में 34th रैंक, यानी हमने कहीं ना कहीं ट्रेवल जो टूरिज्म है इसमें बहुत बड़ा चेंज लेकर के आए हैं, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए अब आप लोगों को एक कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, वो क्या है कि ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स के अंदर सबसे पहली कंट्री कौन सी आती है, फर्स्ट रैंक किसकी आती है, आप लोगों को ये बताना है। क्लियर। तो यहाँ पे इसको बूस्ट करने की बात की जा रही है, और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि भारत के टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, पर्यटन मंत्री कौन है, ये चीजें भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ वर्ल्ड टूरिज्म डे कब होता है, तो 27 सितंबर को होता है, लास्ट मंथ ही हमने सेलिब्रेट किया है। एंड नेशनल टूरिज्म डे होता है 25 जनवरी को, और ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्लियर। उम्मीद करता हूं ये वाला पेज भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब हमारी स्लाइड को हम एक एक करके यहाँ पे समझ लेते हैं भाई। क्लियर। थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए कंफर्टेबल कर देता हूँ। लास्ट टाइम थोड़ा सा ये मुझे क्वेरीज आई थी कि सर उसकी साइड जो है वो नहीं आप लोगों को विजिबल हो पा रही थी। आई थिंक अब आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। क्लियर। बात कर लेते हैं एक्सपर्ट पैनल क्लियर्स टू कोवैक्सीन को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। तो ये कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाई जा रही है, तो भारत बायोटेक के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जा रहा है। भाई ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। भारत बायोटेक इन कोलेबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च के साथ में मिलकर के इस वैक्सीन को प्रिपेयर किया जा रहा है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। कोवैक्सीन यदि ऑप्शन में ना रहे और उसका कोड नेम आ जाए तो भी आप लोगों को अवेयर रहना है। कोवैक्सीन का कोड नेम क्या है, तो BBV152 इसका कोड नेम है, और इसके लिए अप्रूवल या रिकमेंडेशन किसको दिया गया है, तो DCGI को दिया गया है। तो यहां पे मैंने इसके बारे में मेंशन किया है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और राइट नाउ इसके जो हेड है वो कौन है, VG सोमानी, ये आपको नाम याद रखना है। ड्रग्स एंड कंट्रोल जो है कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था।
पेरेंट एजेंसी कौन होती है इसकी? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर इसके राइट नाउ होते हैं क्या? इसके हेड होते हैं, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्टर जनरल की बात करें या डिप्यूटी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो राइट नाउ कौन है? वीजी सोमानी। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कौन है राइट नाउ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। क्लियर? चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं भारत बायोटेक और आईसीएमआर के बारे में। इससे रिलेवेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत बायोटेक स्टैब्लिश हुआ था 1996 में, 25 साल पहले ये बनी थी कंपनी। और कृष्णा इल्ला इसके राइट नाउ फाउंडर हैं। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? तो हैदराबाद के अंदर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड वाइड ये कंपनी है। कृष्णा इल्ला जो है अभी राइट नाउ चेयरपर्सन एंड एमडी हैं इसके। आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड जो है इसको किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है, कौन सी कंपनी के द्वारा, और उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी है भाई साहब। क्लियर? ये चीजें आप लोगों को बतानी है। क्लियर? आगे हम बात कर लेते हैं आईसीएमआर के साथ में इसने मिलकर के ये बनाया है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च के साथ में ये काम किया जा रहा है। 1911 में ये IRFA के नाम से जाना जाता था। 1949 में इसको आईसीएमआर के नाम से इसको कर दिया गया। क्लियर? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और बलराम भार्गव इसके राइट नाउ डायरेक्टर जनरल हैं। क्लियर? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन रेट के बारे में। रिटेल इन्फ्लेशन फॉल टू द 4.35%। तो यहां पे इन्फ्लेशन क्या बोलता है आप लोगों को समझना चाहिए। इन्फ्लेशन रेफर टू द राइज इन द प्राइसेस टू मोस्ट गुड्स एंड द सर्विसेज ऑफ द डेली और कॉमन यूज सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, रिक्रिएशन की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करें तो यहाँ पे इन सारी चीजों को लेकर के कहा जाता है वो सारी चीजें जिनके डेली लाइफ में आपके यूसेज हैं और उनके रेट का बढ़ना, इनको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको हम बेसिक बोलचाल में बोले तो महंगाई बोला जाता है। क्लियर? महंगाई भी बहुत तरीके की अलग अलग होती है जिसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी प्रोडक्शन कम हो रहा है लेकिन डिमांड ज्यादा है तो इसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, है ना। शॉर्ट में मैं लिख देता हूं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी किसी प्रोडक्ट के रॉ कॉस्ट में, रॉ मटेरियल में या उसके बनने की कॉस्ट में यदि बढ़ोतरी हो रही है, यानी उसके कॉस्ट बढ़ रही है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो वो एक तरीके की कौन सी इन्फ्लेशन जनरेट करती है जिसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। क्लियर? ये सारे काम या इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने का या उसे मेंटेन करने का काम भारत के अंदर आरबीआई के पास में है। लेकिन जब बात करें इसके कैलकुलेशन की कि इसे निकालता कौन है, तो इसके लिए एक मिनिस्ट्री है जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करता है। क्लियर? इसको मेजर कैसे किया जाता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई आप लोगों ने सुना होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्लियर? इसके बारे में आप लोगों को ये चीजें पता होना चाहिए। और कल के ही डेटा में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या बोला गया था कि भाई 5.7% से इन्फ्लेशन रेट हमें अक्टूबर मंथ में देखने को मिला 5.3%। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आरबीआई फेलियर रहा है इन्फ्लेशन को कम करने के मामले में। ये चीजें यहां पे बताई जा रही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में यहां पे कहा गया है कि इसको एक्सपेंड किया जाएगा, ये कह रहे हैं यूएस के एडमिरल। क्लियर? और माइकल गिल्डे यहाँ के यूएस के ये एडमिरल है जो कि मिल रहे हैं भारत के एडमिरल के साथ में। आपको बताना है भाई भारत में नेवी के चीफ कौन है, वैसे तो पिक्चर के नीचे ही मेंशन किया हुआ है। जो माइकल गिल्डे हैं ये मिल रहे हैं, गिल्डे जो हैं वो मिल रहे हैं किसके साथ में? नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह, ये भारत के नेवी चीफ हैं जिनके साथ में ये सारी चीजें
ये बातचीत हुई है। अब मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज क्या है? एक तरीके की मल्टी लेटरल वॉर गेमिंग नेवल एक्सरसाइज है, जिसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। ध्यान से सुन लीजिए भाई, बहुत अच्छे तरीके से। ये एक तरीके की बायलैटरल एक्सरसाइज थी, जिसको शुरू किया गया था बिटवीन इन द नेवीज ऑफ द इंडिया एंड यूएसए। क्लियर? इसके अगले जो टू एडिशन जो हुए थे, वो हुए थे 1995 में एंड 1996 में। इसके बाद में इसमें ब्रेक आ गया था कुछ टाइम पीरियड के लिए, विच देयर वाज द ब्रेक अंटिल 2020 सॉरी 2002 तक, एंड देन फिर 2002 में इसे वापस से स्टार्ट किया गया, एंड ऑनवर्ड्स यानी 2002 से ये कंटिन्यू इसे हर साल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बात करें जापान और ऑस्ट्रेलिया की, तो जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके साथ कब ऐड हुए या पार्टिसिपेट करना शुरू हुए? तो 2007 में जापान एंड 2014 में ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और द यूएस जापान हैव द पार्टिसिपेटेड एक्सरसाइज एवरी ईयर, और ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन कब किया? तो 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने इसे ज्वाइन किया, जो कि बन जाता है फिर क्वाड नेशन के रूप में बन जाता है। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में एक और क्वेश्चन का आंसर यहां पे आपको करना है। क्वाड का इनिशिएटिव कब और किस कंट्री ने लेकर के आया था? ये चीजें आप लोगों को यहां पे मेंशन करनी है। For the first ever of the decade, Malabar 2020 saw the participation of the 4 क्वाड मेंबर्स की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके अलावा और एक्सरसाइज देख लेते हैं जो इंडिया अलग अलग देशों के साथ में मिल करके करता है। इंडिया जापान मिलकर के कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? तो जिमेक्स नेवल एक्सरसाइज, शिन यू मैत्री एयरफोर्स एक्सरसाइज, धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज, ये हर साल कंडक्ट करता है। इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज की बात करें तो युद्धाभ्यास आर्मी में, वज्र प्रहार मिलिट्री में, मतलब आर्मी मिलिट्री एक ही चीज, स्पिटिंग, कोबरा, संगम, रेड फ्लैग, कोप इंडिया, ये सारी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज होती है इंडिया और यूएस के साथ। इसके अलावा हम बात करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो बायलैटरल एक्सरसाइज होती है, ऑस इंडेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज या नेवल एक्सरसाइज, ऑस्त्रहीन और पिच ब्लैक जैसी एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ में करता है। साथ में पैसेज एक्सरसाइज जिसे हम पासेक्स भी कहते हैं, ये एक्सरसाइज भी इसके साथ में कंडक्ट करता है। क्लियर? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। मोदी टू लॉन्च मास्टर प्लान फॉर द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जिसको नाम दिया गया है क्या? इसको नाम दिया गया है पीएम गति शक्ति मिशन। ध्यान से सुनेंगे भाई, क्या नाम दिया गया है? पीएम गति शक्ति मिशन, और इसको आज पीएम मोदी ने लॉन्च किया है, कर रहे हैं, आज इसका इनॉग्रेशन है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो मिशन है वैसे तो पहले से ही चले आ रहे हैं मिशन है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स वुड बी द डिजाइन्ड एंड executed with a common vision इंस्टीड द बिंग मेड द साइलॉस की बात यहाँ पे की जा रही है। एक तरीके का मास्टर प्लान है जिसमें लगभग कुछ 16 मिनिस्ट्री मिलकर के अलग अलग तरीके से इस पर काम कर रही हैं। मेन क्या है इसका मोटिव? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ये प्लान है, एक तरीके का कॉमन विजन प्लेटफॉर्म है, जो कि अभी तक अलग अलग कंट्रीज अलग अलग मिनिस्ट्रीज मिल करके कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मिनिस्ट्रीज का आपस में किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कॉमन प्लेटफॉर्म को यहाँ पे देखते हुए इसको लॉन्च किया, क्योंकि पीएम मोदी का ये कहना है कि गति शक्ति मिशन के तहत एक कॉमन प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा, जिसमें सारे मिनिस्ट्री आपस में एक साथ मिलकर के बैठेंगी और उनके बीच में जिस तरीके के अपने कामों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको रोका जा सके और एक कॉमन विजन यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग द भारतमाला प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ पे रोड डेवलपमेंट की बात हो रही है। सागरमाला प्रोजेक्ट मतलब यहाँ पे सी पोर्ट की बात हो रही है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ चुका है, सागरमाला प्रोजेक्ट किस
सब्जेक्ट या किस ऑब्जेक्ट से रिलेवेंट है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए। लैंड वाटरवेज है ना, उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, इवन द क्लस्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में मिलकर के एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को मजबूत किया जाएगा, जिसी को इन्होंने मिला करके नाम दे दिया है पीएम गति शक्ति मिशन या प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तालिबान ने यहाँ पे बात की है, फेस टू फेस वर्चुअली तरीके से इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया, कतर में बैठ करके इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया और ब्रुसेल्स के हेडक्वार्टर से ये अनाउंसमेंट हुआ अफगानिस्तान को लेकर के, वहां पे जिस तरीके का डिस्टरबेंस या जिस तरीके के हालात हुए हैं उस चीज को लेकर के ब्रुसेल्स से एक अनाउंसमेंट हुआ कि भाई अफगानिस्तान को हम एक एड फॉर द अफगानिस्तान दे रहे हैं 1.2 बिलियन यूरो का। ध्यान रखना 1.12 यूरो की बात की जा रही है, ना कि आप डॉलर समझ बैठे। इसके अलावा एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशन चीफ ने भी यही चीज को कहा था कि भाई कि अब जो हालात हैं उसमें हमें इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। वहां की जिस तरीके की इकोनॉमिक कोलैप्स होते हुए दिख रही है, बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली तरीके से अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस आ गए हैं, उन चीजों से हमें निपटना होगा। ये चीजें यहाँ पे बात रखी गई है। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि ये मैटर कहां पे हुआ है, कहां से इसको डील किया गया है, तो ये कतर से किया गया है। अब कतर की बात यहां पे निकल करके आई है, तो कतर क्या है, तो कतर एक कंट्री है, दोहा इसकी कैपिटल है। क्लियर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दोहा ही वो शुरू से कंट्री रही है यूएस एंड तालिबान के बीच में, जिसको हम कहते हैं पीस नेगोशिएशन बिटवीन यूएस तालिबान। और ये नेगोशिएशन दोहा के अंदर 2015 से स्टार्ट हुआ था। 2018 में फिर मिले, 2018 में मिलने के बाद फिर 2020 में मिले। 2020 में कहा कि भाई कि 31 अगस्त 2021 में अमेरिका अपने सारे सोल्जर्स को वहां से हटा लेगा। तो ये सारे नेगोशिएशन कहीं ना कहीं दोहा से रिलेवेंट थे, इसलिए दोहा ही इसका मीटिंग पॉइंट या मीटिंग सेंटर हम बोल सकते हैं। क्लियर। कतर को आपको एक और चीज के लिए याद रखना है, कतर में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप। ध्यान रखना है 2022 का कतर में होगा। आगे की बात करें, गवर्नमेंट यूनिटरी एब्सोल्यूट मोनार्की रूल चलता है। यहाँ के अमीर यानी हायर पोस्ट को अमीर कहा जाता है, तमीम बिन हमद यहाँ के अमीर हैं। एंड सेकंड पोस्ट जो होती है उसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, खालिद बिन खलीफा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्लियर। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी रियाल करेंसी चलती है भाई, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं समझना है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पेपर में समझा दिया है। पेपर में क्या बात की जा रही है, तो यहाँ पे कार्बन एमिशन, बायोडायवर्सिटी को होने वाले लॉस, उसे रिवर्स करने की बात यहाँ पे चाइना कर रहा है। जिस तरीके से एक्शन प्लान क्लाइमेट को लेकर के इंडिया ने बनाए हैं, उसी तरीके से चाइना के भी अपने प्लान है। और उसमें अभी उसने जो पैकेज को लॉन्च किया है, फंड को रिलीज किया है, उसमें $233 मिलियन की यहाँ पे बात की जा रही है ना। क्योंकि चाइना भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट को लॉस या नुकसान देने में पहले नंबर पे आता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बिगेस्ट कार्बन या पॉल्यूटर कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकंड यूएसए, थर्ड इंडिया। तो सब मिलकर के कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। क्लियर। और वापस से एजेंडा होगा कोप 26 का, और कोप 26 में फिर इन मुद्दों को लेकर के बातचीत की जाएगी। चलिए, चाइना के बारे में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्या क्वेश्चन होते हैं, चाइना की कैपिटल क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए बीजिंग। जल्दी से अब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि वह कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर है, और अभी हाल ही में उसकी समिट हुई भी थी। क्लियर। चले आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ की गवर्नमेंट के बारे में। तो
यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक की यहाँ पे बात की जाती है। यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो शी जिनपिंग, और इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लास्ट ईयर फेरबदल ये कर दिया कि जब तक शी जिनपिंग जिंदा है तब तक ये चाइना के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। ये आपको बताना है। चलिए अब आपको एक और चीज बताना है कि भाई चाइना के अलावा वो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपने टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया, जो कि 2024 में रिटायर हो रहे थे। वैसे शायद मैंने इससे पहले भी ये क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा भी है। और चाइना के प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर की हम बात करें तो ली केंगक्यांग का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इसी को प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है यहाँ पर। क्लियर? तो ये चीजें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। यहाँ के लेजिस्लेचर सिस्टम को कहा जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिस तरीके से हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है। आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ ने ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है 9.5%। तो ये कहा गया है क्योंकि जीडीपी अब ग्रो कर रही है इंडिया की, ये आईएमएफ के अकॉर्डिंग है। आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ के द्वारा ये कहा गया है कि जिस तरीके से इंडिया ने अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाया, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये चीजें देखी जा रही हैं कि अब सारी चीजें बहुत ही धीरे 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 प्लेटफॉर्म पर आती हुई हमें दिख रही हैं। यहाँ पे आईएमएफ के बारे में आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा। आईएमएफ क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना। आईएमएफ कब बना है? तो आईएमएफ वाज द क्रिएटेड एट द 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया। 27 दिसंबर 1945 में इसे एस्टैब्लिश किया गया है। वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्री की बात करें तो 190 मेंबर कंट्री है। चलिए अब यहाँ पे आपके लिए एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि अभी रिसेंटली 2021 में इसकी 190th कंट्री कौन सी बनी है, उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर राइट नाउ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो कि बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं, एंड इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो भाई प्लीज इसे अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है। तो ये है आईएमएफ के बारे में इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सेशन समझ में आया है। क्लियर? और आप लोग प्लीज इनके आंसर्स जितने भी मैं पूछता हूं उनके बराबरी तरीके से आंसर्स करते रहा करें, है ना। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग यदि आंसर्स करते हैं। और यहां तक आज का हमारा सेशन। इसके आगे फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनर सीरीज में। Thank you everyone and have a nice day to all.